So it's Dipti Shrivastava and to welcome you all to the page of Womania World. तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की, एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम। पर उससे पहले मैं कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। कहानी एक लड़के की है। एक लड़का जिसे कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कतें हो रही थीं, तो उसके मम्मी और पापा उसे लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। नॉर्मल फिजिशियन जो होते हैं हमारे, जी हाँ, उनके पास। लेकिन फिर क्या होता है कि वो लोग वहाँ जाते तो हैं पर डॉक्टर उनको देखता नहीं है। वो कहीं और उन्हें रेफ़र कर देता है किसी और डॉक्टर के पास। बाद में जब ये चीज़ें उनके जो मोहल्ले वाले होते हैं ना, वो हमारे सोसाइटी में वो 4 लोग क्या कहेंगे वाले, उन्हें जब ये चीज़ पता चलती है तो वो लोग क्या कहते हैं पता है आपको? नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं, इसे अभी के लिए सस्पेंस ही रहने देते हैं। इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक? तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, मेंटल हेल्थ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये कि एक लाइव सेशन में सारी चीज़ें कवर करना और हर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा क्लिनिकल टर्म्स या बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ ना करूँ, बहुत ही जनरल टर्म्स में चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, बातें करूँ आप लोगों से। तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो मेंटल हेल्थ जो होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं या इलनेस कह सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। पर हमने यहाँ पे बेसिकली जो फोकस किया है वो एंजाइटी डिसऑर्डर पे किया है। और वो इसीलिए क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जो लोग होते हैं या जो चीज़ें देखी गई हैं, डायग्नोसिस हुए हैं ना, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर को ही लेकर होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। देखिए, हर चीज़ का इंटरलिंक्ड ना एक दूसरे से है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर हमें कोई एक प्रॉब्लम होती है ना, तो दूसरी प्रॉब्लम होती ही होती है, हो जाती है, अगर हम उसका सही टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी अलग चीज़ होती है और एंजाइटी डिसऑर्डर अलग होता है। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो बहुत जनरल एग्ज़ाम्पल में अगर हम एंजाइटी की बात करें, तो एंजाइटी मतलब कि एंजाइटी मतलब कि जैसे अभी मेरा ये लाइव सेशन था, लाइव सेशन के पहले नर्वसनेस, डर, फियर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जो मुझे हैं, जो हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो गई, है ना? तो एंजाइटी होना या नर्वस होना, डरना, पैनिक करना एक सर्टेन लेवल तक ये एक नॉर्मल फेनोमेना है, ठीक है? लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर तब होता है जब हम ये चीज़ कहते हैं कि जो डर मुझे इसके पहले था, शो होने से पहले था, वही डर मुझे इस शो होने के बाद भी सेम लेवल पे बना रहेगा, वो डर मेरा नहीं जाएगा। तब हम कहेंगे कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है। इतना ज़्यादा पैनिक, इतना ज़्यादा डर, इतनी ज़्यादा टेंशन
पैनिक अटैक आने लगते हैं कि अगर एनजाइटी डिसऑर्डर होता तो मैं यहाँ पे बैठ के अभी आप लोगों से बात नहीं कर पा रही होती, मैं कुछ कह नहीं पा रही होती। इंसान जो है वो मतलब उस वो फेंट हो जाता है बहुत, ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ चुका है। जब हमें कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो जब हमें कोई एनजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, तो अगर होता है तो, और उसका ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको किसी और शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी या कोई भी आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स या कोई भी चीज़ अगर आप में 6 महीने से ज़्यादा हो रही है तो आपको एनजाइटी डिसऑर्डर है। एनजाइटी डिसऑर्डर जब तक आपके डेली लाइफ को डेली रूटीन को जब तक अफेक्ट नहीं कर रहा है तब तक तो वो बहुत ठीक है, लेकिन अगर जिस दिन वो अफेक्ट करने लगा उस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका ट्रीटमेंट कराएं। जैसे जब हम एनजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जो लोगों को एनजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते। अगर किसी इंसान को पता चला कि उसका कोई बहुत करीबी उसे कैंसर है, तो नॉर्मल सिचुएशन है, हर कोई पैनिक करेगा, हर कोई डरेगा, बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होगा जो होता है। लेकिन सेम वही नर्वसनेस अगर उसको अगर मतलब कल लाइब्रेरी जाना है और लाइब्रेरी से बुक इशू कराया है और उसे कल लास्ट डेट है बुक सबमिट करने का और हमने अभी तक नहीं सबमिट किया है बुक, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कर सकते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो भी क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जिनको एनजाइटी डिसऑर्डर होता है उनका सेम लेवल का प्रेशर, सेम लेवल का टेंशन दोनों जगहों पे होता है। इतना सीवियर होता है ये कि इंसान को हार्ट अटैक भी आ जाता है, इसमें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसीलिए इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर की। टाइप को बताने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि एक सेशन में हर चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं हर टॉपिक के बारे में मतलब टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, बहुत ब्रीफ में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन तब भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो जब हम टाइप्स की बात करते हैं ना एनजाइटी डिसऑर्डर की, तो पैनिक अटैक, फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, देन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर के ही अंडर में आती हैं। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर में ही आती हैं। जब हम बात करते हैं पैनिक अटैक की, पैनिक अटैक में क्या होता है? पैनिक अटैक मतलब कि वो इंसान को जनरली जब हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं ना अगर, तो जब सबसे ज़्यादा ये देखा गया है जब कोई इंसान किसी को स्टेज पे जाना होता है तो उन्हें हम कहते हैं ना कि उस इंसान को स्टेज फियर है। वो क्यों है? क्योंकि वो जब स्टेज पे जाता है तो वो इंसान स्टेज पे, देखिए डर हर किसी को लगता है, डर लगना इज़ नॉर्मल, तभी तो हम इंसान हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा लगता है कि वो लोग स्टेज पे खड़े भी नहीं हो पाते, उनके को पसीने आने लगते हैं, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उनके चेस्ट पेन होने लगता है और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में वो लोग फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं वो लोग। बहुत ही सीवियर होता है ये सब। तो जब पैनिक अटैक की हम बात करते हैं ना तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। फिर हमारा आता है फोबिया। फोबिया में क्या होता है? फोबिया का एग्जाम्पल, फोबिया बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही लेंदी है ये, और इसको एक बहुत ही छोटे उसमें बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत सारे फोबिया होते हैं, बहुत तरह के फोबिया आते हैं। किसी को डर लगता है, किसी को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को उजाले से फोबिया होता है, किसी को बाहर लोगों में सोशल नहीं हो पाते कुछ लोग, उससे फोबिया होता है, किसी को अकेले में रहने से फोबिया है, किसी को पानी से फोबिया है, किसी को, बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत फोबिया होते हैं। एक मूवी आई थी फोबिया पे,
राधिका आप्टे की। मूवी का नाम था फोबिया। उसमें उन्हें एक फोबिया था। उस फोबिया का नाम किसी को पता है क्या? उस मूवी में जो फोबिया था उसका नाम था एगोराफोबिया। इस फोबिया में क्या होता है कि लोगों को बाहरी दुनिया से डर नहीं लगता। लोगों को डर लगता है कि लोग उन्हें जब देखेंगे, वो किसी से बात करेंगे अगर, तो सामने वाला उन्हें उनका मजाक उड़ाएगा, उनका मजाक बनाएगा। फोबिया और फियर में बहुत डिफरेंस होता है। फियर, डर, कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन जब हम बात फोबिया की करते हैं तो फोबिया एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे पास्ट का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर अफेक्ट करी है कि हमें फोबिया हो चुका है उसका। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फियर का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उसमें जो इंसान होता है वो चाहता है अपने आप को कि वो ठीक हो जाए। लेकिन जब हम फोबिया की बात करते हैं तो इंसान ट्रीटमेंट के लिए ही तैयार नहीं होता, क्योंकि वो उस चीज़ को फेस ही नहीं करना चाहता है, फेस कर ही नहीं पाता, वो नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। फोबिया बहुत ही सीवियर होता है। उसके बाद हमारा बात आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। जनरली किसी इंसान को एक्चुअल में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन तब भी एक इंसान को ये डर लगा रहता है, ये फियर होता है, डर रहता है उसके दिलो दिमाग में कि अ, उसे कुछ हो जाएगा या कोई उसे कुछ कर देगा। जैसे अगर हम बात करें तो अ, किसी ने अपने सामने मर्डर अगर होते हुए देख लिया है, वो एक सिचुएशन, एक टाइम पीरियड का चीज़ था वो, पर उसके बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो इंसान जो है वो नॉर्मल नहीं हुआ। उसको ये डर लगा रहता है, वो जब भी नाइफ देखता है कहीं या सीजर देखता है कहीं या कोई भी इस तरह की चीज़ें देखता है तो उसको ये डर लगा रहता है कि सामने वाला इंसान जो है कि कोई आ रहा है और उसे भी उसका भी मर्डर हो जाएगा। इस तरह के भी फियर होते हैं। ये एक आपका भी ये भी डिसऑर्डर है जो एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है। ये काउंसलर नहीं ट्रीट कर सकता इसे। इसके लिए साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेडिकेशन उस पर होता है। जब हम OCD की बात करते हैं तो OCD की शुरुआत होती है कि जो इंसान है होता है उसमें जनरली उन्हें दे हैव अ फियर ऑफ जर्म्स, कि जर्म्स अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, उनको जर्म्स उनको बहुत ज़्यादा जर्म से एलर्जी नहीं कहते हम उसको, डर कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ में गंदगी, हर चीज़ में जर्म्स हैं जो उन्हें अफेक्ट करेंगे, जिनसे उनको दिक्कतें हो जाएंगी, जिनसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। उन्हें इस तरह का फियर हमेशा बना रहता है। वो चीज़ें शुरू उससे होती हैं, होते होते उनको हर चीज़ स्पेसिफिकली जगह पे रखने की या देखने की आदत होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ये पेन है। ये पेन नॉर्मली अगर हम ये पेन देखें, ये उल्टा सीधा हम जैसे भी रख दें, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ पर्सन हमें कोई दिक्कत नहीं है सब चीज़ों से, कि चाहे जैसे भी रखे रहें। लेकिन अगर हम बात करते हैं OCD पेशेंट्स की, OCD वाले इंसानों की, तो उन्हें ये पेन जो है, उन्हें ये पेन दे विल डू लाइक दिस, एंड दे विल ये पेन ऊपर नीचे है, आगे पीछे है, इसको ये लोग ऐसे करेंगे। एंड ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, एक जगह पे होनी चाहिए अच्छे से, एंड दे विल जस्ट कीप इट। और जब तक वो ये काम नहीं कर लेते वो लोग चैन से नहीं रह सकते। उनके अंदर इतना ज़्यादा उनको अजीब सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको कोई जाके कोई ठीक कर दे उस चीज़ को। और ये ऑब्सेशन जो है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है धीरे धीरे कि वो लोग
सोशल आइसोलेटेड होने लगते हैं। वो लोग इतने ज़्यादा मतलब अपने उसमें परेशान हो जाते हैं चीज़ों से कि वो अगर कोई उनके घर आता है तो वो लोग मना कर देते हैं सामने से कि प्लीज़ आप मेरे घर मत आया करिए, क्योंकि आपके आने से मेरे घर में जर्म्स हो जाते हैं, मुझे सारी चीज़ें वॉश करनी पड़ती हैं, कर्टन्स वॉश करने पड़ते हैं, फ्लोर वॉश करना पड़ता है। वो लोग एक दिन में पता नहीं कितने बार हाथ धोते होंगे, कितने बार अपने हैंड वॉश करते होंगे। लाइक दो 2 मिनट पर दे जस्ट डू लाइक दे जस्ट हैंड दे जस्ट वॉश देयर हैंड्स। एंड अब तो सैनिटाइजर का टाइम आ गया है, तो हर 2-2 सेकंड पे दे जस्ट यूज सैनिटाइजर। इस तरह से इनके प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। और ओसीडी ट्रस्ट मी बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। उसके बाद तो ये हमारा टाइप्स होता है एंजाइटी डिसऑर्डर का। जब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं ना, तो हर उसके सिम्टम्स आपके लगभग एक जैसे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो सब में एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है, इंसोमेनिया हो जाता है, नींद नहीं आती है रात में। देन हमेशा सारे थॉट्स हमारे नेगेटिव ही होते हैं, कुछ भी हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं सकते। मेमोरीज ऐसा लगता है ना कि जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं वो सब कुछ नेगेटिव ही है। मतलब अब तक जो भी हमारे लाइफ में हुआ है सब कुछ नेगेटिव ही हुआ है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है हमारे साथ, ऐसा सोच हो जाता है उस टाइम पे। और क्या क्या होता है, लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते, खुश होना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरा सिचुएशन आ चुका है उनके लाइफ में, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता अब। उसके बाद जब हमें अटैक्स आते हैं, जैसे पैनिक अटैक आता है, तो जब इनके हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि चेस्ट पेन होता है बहुत ज़्यादा। जब भी कोई भी जैसे अगर हम बात करें कि एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, मसल पेन होता है, पसीने आते हैं, पूरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सांस नहीं ली जाती, थम जाती है सांस, जिसको कहते हैं हम, सांस नहीं ली जाती। ऐसा लगता है सामने वाले को देख के कि उसे मतलब उसे वो है क्या, मतलब हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता, वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर के ही सिम्टम्स होते हैं ये सब। अगर अगर इन सब का इलाज, और हाँ, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग विमेन के अंदर ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर पाए गए हैं एज कंपेयर टू मेन। विमेन को ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू मेन। ओके, देन अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को या जो भी इनके टाइप्स होते हैं, अगर हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, अगर हम ठीक नहीं होना चाहते हैं, जैसे अगर किसी इंसान को फियर है, अगर किसी इंसान को फोबिया है और वो ये सोचे कि वो पूरी ज़िंदगी उसी तरह से रह लेगा, तो कुछ ऐसे भी फोबिया होते हैं जो हमारे लाइफ पे अफेक्ट नहीं करते। जैसे किसी को पानी से फोबिया होता है, पानी इन द सेंस पीने वाले पानी की बात नहीं कर रहे, पानी मतलब कि स्विमिंग करते समय कभी कोई गिर गया होगा या कोई डूबने लगा होगा, तो उससे की वजह से उसे पानी से फोबिया हो गया। तो उस टाइम के उस तरह के जो फोबिया होते हैं वो सब हमारे आपके डेली लाइफ को या डेली रूटीन को नहीं अफेक्ट करते, जब तक आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको वाटर की ज़रूरत है या पानी में जाने की ज़रूरत है, तब तक सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसे भी फोबिया होते हैं जैसे कि जो ये मूवी नहीं आई थी फोबिया वाली, इस तरह के जो फोबिया होते हैं ना, जिनमें हमें जो हमारे डेली लाइफ को, डेली रूटीन को अफेक्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि
हमें उनका इलाज, हमें उनका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना वो बाद में चल के बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़ हम सबको पता है कि अगर एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं सही किया गया, नहीं ट्रीट करवाया गया उसे अच्छी तरीके से, तो जो जो प्रॉब्लम होते हैं उनके बाद क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद हमारा इंसोमेनिया होता है, हार्ट अटैक, हेडेक, क्रोनिक पेन, ये तो होते ही हैं। एंड एट लास्ट व्हाट कम्स इज सुसाइड। यस, सुसाइड। अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर को नहीं सही करवाते, ट्रीटमेंट नहीं होती उसकी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमें होती भी हैं लोगों को। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन जो है वो किसी ना किसी एंजाइटी डिसऑर्डर के होने के बाद ही होता है। सबसे ज़्यादा जब हम ओसीडी की बात करते हैं तो जिन्हें ओसीडी होता है उन्हें डिप्रेशन हो ही जाता है, एक सर्टेन एज के बाद, स्टेज के बाद डिप्रेशन में वो आ ही जाते हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज होता है होपलेसनेस। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन होप नहीं खत्म होनी चाहिए, कभी नहीं। उम्मीद अगर खत्म हो गई ना, जिस दिन उम्मीद खत्म हुई उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। बाकी तो सब कुछ हो ही जाता है, देर से होता है लेकिन होता है, देर से ही मिलता है हमें लेकिन मिलता ज़रूर है वो चीज़। जो चीज़ हमारे लिए है वो हमें मिलेगी, बस थोड़ा सा वेट कर लो। डिप्रेशन सबसे बड़ा का कॉज है होपलेसनेस, जो लीड करता है, इट लीड्स टू सुसाइड। कहते हैं ना कि हम रोटी और पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। तो वैसे ही होती है उम्मीद। उम्मीद ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। हाँ, कहना बहुत आसान है कि सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिस पे होता है, जिसके साथ होता है, उसे ही पता होता है। क्योंकि मरना इतना आसान नहीं होता और उसके बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल है, पर लोग ऐसा कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रा सोचो ना उनके बारे में जो घर में हैं, जो तुम्हारे एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं। ऐसा करना ठीक है क्या? नहीं ना। थोड़ी सी हिम्मत। प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं होते? हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे गिव अप करने का मन करता है, बस अब और नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। उस समय एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो जो दो लोग घर में बैठे हैं ना, जो आपके एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे रहेंगे वो आपके बिना। और मैं तो एक ही चीज़ सोच लेती हूँ, नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकती, मम्मी पापा बहुत रोएंगे। बस सब कुछ हो जाता है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बस देखने की ज़रूरत है। ठंडे दिमाग से एक कोने में बैठ के सोचो, सोचो कि क्या कर सकते हो। क्या सच में इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है? ज़रूर मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इंसोमेनिया की। इंसोमेनिया मतलब स्लीपिंग प्रॉब्लम, ट्रबल इन स्लीपिंग। कुछ लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं सोए हुए, नींद ही नहीं आती उन्हें। दिन से रात बीत जाती है लेकिन नींद नहीं आती। अगर 2 दिन हम न सोए ना तो हम पागलों वाली से वाली सच में हरकतें करने लगेंगे। पता नहीं कैसे रह लेते हैं वो लोग। ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं अगर हम उन चीज़ों को सही से नहीं देखते हैं, अगर हम उन्हें सही से ट्रीट नहीं करते हैं, उनका अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी बिल्कुल जायज़ हैं। इसीलिए उनका सही टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कैसे?
अगर आप खुद इतना सोचते हो कि अगर आप खुद इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप से अपने अपनी परेशानी ठीक कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आपको क्या दिक्कतें हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको बस इतना करना है कि हमेशा अच्छा सोचना है। एक बार में नहीं होगा ये चीज़, जानती हूँ मैं, एक बार में नहीं होता। धीरे धीरे करके अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना शुरू करिए। जैसे कि अभी तक आप ये सोचते थे कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो अब आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी तो भी चलेगा, आखिर दवा तो मैं खाता ही हूँ, फिर से ठीक हो जाऊँगा ना। हर दिन सुबह जल्दी उठिए, रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। योगा करिए। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, रियली। आज के इतने बिजी दौर में मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन हमें बहुत काम रखता है, इसीलिए मेडिटेशन करिए सुबह उठकर। अपनों के बीच रहिए, रोइए, हंसिए, चिल्लाइए, गाइए, जो मन करे वो करिए, लेकिन अपनों के बीच रहिए, अकेले मत रहिए। जो मन में आ रहा है उसे बोलिए, बोलिए, चिल्लाइए, चीखिए, अकेले मत रहिए। लेकिन अकेलापन सबसे खराब होता है। और अपने दिमाग को खाली तो बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल अपने दिमाग को खाली रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहिए, कुछ ना कुछ अपने दिमाग से। अरे कुछ तो होगा इस दुनिया में जो चीज़ें आपको सच में अच्छी लगती होंगी, जिसको आप देख के कहें कि हाँ ये तो मेरे ही लिए बनी है। करिए ना उसे, सीखिए। अगर कुछ नहीं है तो सीखिए, सीखने की कोई उम्र होती है क्या। करिए, जो मन आए वो करिए, लेकिन अकेले मत रहिए, सबके साथ रहिए, सबके पास रहिए। और क्या कर सकते हैं आप? और पॉजिटिव तो थिंकिंग, जब आप धीरे धीरे ना पॉजिटिव सोचने लगेंगे, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसा मैं चाहता था चीज़ें वैसी हो रही हैं। सोचिए ना, ऐसा अच्छा लगता है सच में। सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है आपको, जो आप ही अपने आप को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक पुश की ज़रूरत है किसी और से, जस्ट गो फॉर काउंसलर। जी बिल्कुल, काउंसलर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, जिसके पास जाना है आप जाइए। आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन हर जगह मिलेगा। अरे जब हमारी तबीयत खराब होती है, हमें फीवर होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ये भी तो एक फीवर ही है, ये भी तो हमारी तबीयत ही तो खराब है। तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? अगर एक हफ्ते तक हम अपने फीवर का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो और ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है ना, हम और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप अपने यहाँ का इलाज नहीं कराते, यहाँ का ट्रीटमेंट नहीं कराते, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे हमारे ऑर्गन्स में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ब्रेन है, अगर आप वहाँ का इलाज नहीं कराते हैं तो क्या हो सकता है। अगर आप नहीं बताना चाहते लोगों को तो मत बताइए, क्या ज़रूरत है हमें बताने की कि हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिन्हें बताना चाहिए उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। वो 4 लोग जो होते हैं ना समाज के, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आते हैं और बोल के चले जाते हैं। लेकिन ज़रूरी होती है हमारे अपने, ज़रूरी होते हैं हमारे अपने, वो अपने जिनकी जो हमारे लिए हैं और जिनके लिए हम सब कुछ हैं। हमें उनके लिए ठीक होना है ना। तो करते हैं ना, ठीक हो जाते हैं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, जो सच में चाहते हैं कि हम ठीक हों, हम सबकी तरह हंसें खेलें, फिर से वैसे ही रहें जैसे पहले रहते थे।
तो करते हैं ना वैसे। बस, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे उस कहानी की जो हमने बीच रास्ते में छोड़ी थी। कहाँ गया था वो लड़का और क्या बोला था उन आंटी लोगों ने, उन औरतों ने, उन 4 लोगों ने। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने जैसे जो नॉर्मली जब हमें पता चलता है तो वो लड़का गया था साइकेट्रिस्ट के पास। यस, उसको जो जनरल फिजिशियन होते हैं हमारे, उन्होंने उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया था। जब ये बात उसके मोहल्ले वालों को पता चली, उनके औरतों को पता चली वहाँ के, तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि अरे वो पागलों के डॉक्टर के पास गया है। तो दूसरी जो औरत थी, महिला थी, उन्होंने ये चीज़ कहा कि हाँ, मुझे लग रहा था कुछ दिन से ना उसकी हरकतें अजीब सी हो गई थी। मैंने तो अपने चिंटू को भी मना कर दिया था उससे बात करने से। तो क्या ये सही था? क्या ये होना चाहिए? पता है हमारे जो ये जो ज़बान होती है ना, बहुत कुछ करा सकती है ये रिश्ते बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। इसलिए ना बहुत संभल के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पागल जो शब्द होता है ना, वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, किसी इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकता है वो। अगर आपको सच में जानना है ना कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो लोग, तो जाइए वो जहाँ पे रहते हैं वो लोग, जाके देखिए उनकी उनकी हालत, उनके घर वालों की हालत क्या होती है। ऐसे ही किसी को कुछ भी कह देना सही नहीं है। तो इस पे उस लड़के ने क्या कहा पता है? उस लड़के ने कहा ना कि आंटी, जब उसे ये बात पता चली तो उसने कहा कि अरे आंटी लोग, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये बात पूरे मोहल्ले में बता दी कि मैं कहाँ गया था और हमारे घर वाले कहाँ गए थे। और क्योंकि मैं तो किसी को बताता नहीं, पर आप लोगों ने कह दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पर मैं ना आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों को ये लगता है कि मैं जहाँ गया था वो पागलों के डॉक्टर की जगह है और मैं पागल हो चुका हूँ इसीलिए मैं वहाँ पे गया था। तो आप लोगों की सोच में कुछ नहीं कर सकता और ना मुझे आप लोगों को जस्टिफाई करना है या सफाई देना है। लेकिन अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो ज़रा गूगल सर्च करिएगा और उसमें देखिएगा कि साइकेट्रिस्ट के पास कौन कौन जाता है और क्यों जाता है। सिर्फ जो पागल होते हैं वही जाते हैं या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं वहाँ जाने के? बहुत सारे रीजंस होते हैं वहाँ जाने के। इसलिए किसी को भी कुछ भी कह देना आसान बात नहीं होता। सामने वाले की ज़िंदगी ना बर्बाद भी कर सकता है वो चीज़। तो आज हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ के ऊपर। अगर आपके भी मन में कोई सवाल हैं या कोई आपके मन में विचार उठ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके विचारों को, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।